लगभग 2 लाख नौकरियां जाएंगी 50% टैरिफ के बाद। 40 देशों में बात करेंगे, निर्यातकों से बात करेंगे, अब संपर्क अभियान चलाएगी। तो अभी तक क्या कर रहे थे? ताकि आम आदमी को अभी भी ये टैरिफ नुकसान इसकी कोई समझ नहीं है। अब जब उनका सब कुछ फेल हो गया तब अब वो स्वदेशी मंत्र दे रहे हैं। इनका कोई मंत्र काम नहीं आने वाला है। और ये अमेरिका जो है, आप कुछ भी कहें, चीन और रूस और कुछ भी बोलता है, लेकिन ये बात सच है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका है। मोदी जी को एक बहुत अच्छी विरासत मिली थी अमेरिका के साथ संबंधों की, लेकिन चूंकि उनकी थोड़ी समझ छोटी है और उनके अंदर खुद को दिखाने की इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा है, तो सारी जो पॉलिसी फ्रेम है उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया। पिछले 10-11 सालों में आपका फोकस कहाँ था? आपका फोकस था 370 हटाने में, मुसलमानों को मारने में, मंदिर बनाने में, मस्जिद गिराने में, बीफ रोकने में, FIR करवाने में। तो फोकस ही जब आपका गड़बड़ है तो आप स्वदेशी अपनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई स्वदेशी नहीं अपनाएगा। कि गुजरात की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ ऐसी एनोनिमस जिनके नाम तक किसी ने आज तक नहीं सुने, उनको 2019 से 2023-24 के बीच में 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। 4300 करोड़ रुपए। आप सुबह से इस तनाव को लेकर घूमते रहोगे। टमाटर 100 रुपए किलो का। आप ये भूल जाओगे PM केयर फंड के नाम पे जो पैसा खा लिया था, उसको यदि पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता तो टैक्सेशन की मार कम होती। ना सिर्फ इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और बुरी तरीके से भारत का पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप सोचिए 4300 करोड़ रुपए अगर कहीं फनल होकर के जा रहा है तो वो कहाँ खर्च किया जा रहा हो? ये हमारी पार्लियामेंट अब झूठ बोलने और तथ्य छुपाने का जगह हो गई है। देखिए, जब SST का आंदोलन चल रहा था, बच्चे पिट रहे थे, तो दूसरा वर्ग जो इससे प्रभावित नहीं था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो जो दूसरा वर्ग था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये तो भारत की त्रासदी ही है। आप दूसरी तरफ वहां देखिए, लैटिन अमेरिका के देश, ऊपर देख लीजिए कनाडा, यहाँ देख लीजिए चाइना, इन सब ने काउंटर टैरिफ लगाए, लेकिन भारत को लग रहा था कि हमारी दोस्ती हमारा है और दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, और हो सकता है कि अमेरिका के इतिहास में ही पहली बार हुआ हो कि कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री आकर किसी के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहा हो। जिस चीन ने हमारी दुर्गति कर दी है सीमाई क्षेत्र में अंदर घुसपैठ करके, जो चीन पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके में टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप उस चीन की गोदी में फिर जाके बैठ रहे। ये पूरा तंत्र में को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आप सब पे अविश्वास करो। आपका भरोसा सरकारी अफसरों से टूट चुका है, आपका भरोसा नेताओं से टूट चुका है, अब आपका भरोसा फौज से भी काफी कुछ उठ रहा है क्योंकि झूठ बोलने लगे, अब आपका भरोसा जुडिशरी से उठने लगा। उसके बाद में हम एक ऐसे तंत्र में आ जाएं कि जहाँ पर केवल आपका भरोसा नरेंद्र मोदी पे रहे क्योंकि वो 5 किलो अनाज देता है। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे पाए गए हैं 5 किलो अनाज वाली लिस्ट में जो फर्जी। 1001 लोग तो ऐसे जिनकी उम्र 130 साल भी हो गई। यह अकेले दिल्ली का मॉडल। तो आप सोचिए देश में क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और देश के जाने माने पत्रकार विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत है। पंकज जी, आपने देखा होगा कि बुधवार को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वो जो डबल टैरिफ था वो लगा दिया, मतलब 50% टैरिफ लग गया है। अखबार में जो बातचीत होनी चाहिए वैसी नहीं। मैं अखबार देख रहा हूँ, उसमें लिखा है कि भारत और अमेरिका के बीच खुले हुए हैं शुल्क और बातचीत के रास्ते, और इसके बाद इसमें ट्रंप की तस्वीर है। इस तरीके से लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ये बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के रास्ते खुले हुए हैं। भैया, अगर रास्ते खुले हुए थे तो बुधवार के पहले उन रास्तों पर क्यों नहीं चले आप? कुल मिला के जिस किस्म की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए वैसी भाषा इस्तेमाल नहीं की है अखबार ने। पंकज जी, पहला चीज तो कि आप बधाई के पात्र हैं। आप देश के उन विरले लोगों में से हैं जो आज भी जनसत्ता को पढ़ रहा है। दूसरा चीज ये है कि मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान अखबार का जो गाजियाबाद का पेज निकलता है, 4 पेज लोकल पेज निकलते हैं, कल भी और आज भी उन्होंने अपनी जो मस्टर्ड स्टोरी है इसी को बनाया है कि किस प्रकार से ये टैरिफ लगने के बाद में गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज पे मायूसी और संकट छा गया है। कल उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ बताया कि अकेले गाजियाबाद जिले में इसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और उनकी स्टोरी है कि जो उस मोदी जी की लाइन पे है कि अन्य 40 देशों में उसका संभावना तलाशी जा रही, क्योंकि गाजियाबाद जिले से मशीनरीज, टेक्निकल थिंग्स,
इसका एक बहुत बड़ा मार्केट यूएस को था। और बिल्कुल। ये टैरिफ लगने के बाद में उनके लिए वहां भेजना संभव नहीं, क्योंकि इतना मार्जिन नहीं है। तो हम्म। कुछ अखबारों में इस पे अच्छा काम हुआ है, तो हमें हम्म। उसकी चर्चा जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मेरे पास। असल जी जी चीज ये जी। है, क्योंकि जो आप सोचो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिपोर्टर जो है, वो मेहनत हम्म। करके इतने आंकड़े जुटा के गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज को लेकर उनके इस टैरिफ से एक जिले पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी स्टोरी कर रहा है। तो बड़ी वो बात। एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, और जिन लोगों को देखना चाहिए तो उनको नेट पे हिंदुस्तान अखबार का पेज अवेलेबल होगा, उसको जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल जहां ठीक तक बात है। फर्स्ट फर्स्ट पेज मैनेजमेंट का सवाल रहा, आप मान के हाँ। चले कि अंदर के पेज पे कितने विज्ञापन छप रहे हैं, वो ही हम्म। उस अखबार के फर्स्ट पेज मैनेजमेंट की स्टोरी है। ठीक है। अच्छा, तीसरी हम्म। चीज आपको एक्चुअली होता है कि आम आदमी को हम्म। अभी भी ये टैरिफ, नुकसान, इसकी कोई समझ नहीं है। जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, या जिनका उत्पादन कम होगा, या जिनका रॉ मटेरियल आना कम होगा, और उससे जुड़े हुए लोग बेरोजगार होंगे, या उनकी कॉस्ट कटिंग होगी, उनको तो मालूम पड़ेगा ही। लेकिन बाकी लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं पा रहा। देश अभी कुत्ते में व्यस्त है। अब आप सोचो कि इस स्टोरी के आगे की जो कहानी है, कि किस तरीके से ट्रम्प साहब हम्म। ने कल फिर बोल दिया कि मैंने तो 24 घंटे में बोला था बंद करने को, और इन्होंने 7 घंटे में कर दिया युद्ध। है ना? हम्म। तो हम देखिए, इन स्टोरी के साथ में जो दुर्भाग्य है वो ये है कि हमारी हम्म। पार्लियामेंट अब झूठ बोलने और तथ्य छुपाने का जगह हो गई है क्या? पार्लियामेंट में बोल दिया गया कि भारत पाकिस्तान के बीच में अमेरिका का कोई दखल नहीं था। पार्लियामेंट में पूरी स्टोरी बता दी गई ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन ये नहीं बताया कि पाकिस्तान की कितने जहाज गिरा दिए गए थे। ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि कम से कम 7 से 8 जहाज गिराए गए, जिनकी कीमत $130 मिलियन होती है। अब किसके हम्म। गिराए गए ये नहीं मालूम है। ठीक हाँ, है। तो जो हमारी तो सरकारें सही ये बोलेंगी तो। है ना, तो हम पार्लियामेंट में पहले कहा जाता था कि पार्लियामेंट में सच बोला जाएगा, लेकिन हम्म। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी तथ्य छुपाए जा रहे हैं। भारत हम्म। पाकिस्तान के बीच में हुई युद्ध बंदी को भी तथ्य छुपाए जा रहे हैं, और हम्म। इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो इस मुल्क पे हो रहे हैं, 50% टैरिफ के, उसको भी छुपाया गया। बिल्कुल ठीक बात है। भाई, मैंने आपको उदाहरण दिया कि गाजियाबाद का जब रिपोर्टर ये काम कर सकता है, तो जी। नोएडा के वाले ने क्यों नहीं किया, या बम्बई बिल्कुल। वाले ने क्यों ये नहीं किया, या भिवंडी वाले ने क्यों नहीं किया? हम्म। अब कानपुर पे इसका बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि अमेरिका में लेदर का सप्लाई है, लेकिन इस पे आप देखो कोई बातचीत ही नहीं। तो मूल चीज है कि हम अखबारों में क्या आना चाहिए, उसका जो उल्लेख अखबारों में नहीं होता है। हम्म। ठीक है। जनसत्ता तो हम्म। बहुत छोटा अखबार नाम का ही रह गया है ना, वो तो हम्म। शायद 1000 कॉपी नहीं छपता होगा। लेकिन जो बड़े अखबार जिनको कह रहे हैं, जो लोग हैं, हम्म। उन लोगों की भी स्थिति यही है। यही है देखिए ना। ये जो तथाकथित सबकी बड़ा स्थिति अखबार है, यही है। इसमें भी सेम चीज है, सबके दरवाजे भी। खुले हैं। और दूसरी बात पंकज जी, हम्म। एक चीज और बताइए। आप ये देखिए कि आपने बताया ना कि ये आम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जबकि असली बात ये है कि लगभग 2 लाख जो है वो नौकरियां जाएंगी इस 50% टैरिफ के बाद। yes। अब जब ये टैरिफ लागू हो गया है, तब जाकर के वाणिज्य मंत्रालय को याद आ रहा है कि अब मुझे निर्यातकों के साथ बातचीत करना चाहिए। उनको क्या हाँ, लग रहा 40 था कि देशों में ट्रम्प, बात करना चाहिए। हाँ, 40 देशों में बात हम्म। करेंगे, निर्यातकों से बात करेंगे, अब संपर्क अभियान चलाएगी। तो अभी तक क्या कर रहे थे? जब उनको मालूम था कि ट्रंप मानेगा नहीं, ये टैरिफ लगा के मानेगा, तो कम से कम आपको तैयारी करना चाहिए। हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान होगा और हर दिन सैकड़ों नौकरियां जाएंगी। देखिए, हो क्या रहा है कि हमारे जो सूचना माध्यम है, अखबार और समाचार के चैनल, हम्म। असल में उनका उद्देश्य समाचार को उजागर करना होता था। हम्म। लेकिन अब हो गया है कि हमें समाचार को छुपाना कैसे। छुपाना कैसे, बिल्कुल। ठीक है ना? देखिए, हम्म। बेरोजगारी के मामले में जब आप बात करेंगे, तो आपको ऐसे आंकड़े सामने आएंगे कि
उत्तर प्रदेश में आप घर से निकलते हो और 4 पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाते हैं कि तुम रोजगार लो, तुम कहते हो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास 2 हैं। आप आंकड़ों की जब बरसात होती है तो हम्म। इस तरीके का लगा कि अरे जो लोग निकम्मे हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, अकेले वही बेरोजगार हैं, बाकी तो नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। अभी एक हम्म। प्रकरण के मामले में एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल बुक ट्रस्ट, एजुकेशन हम्म। मिनिस्ट्री का। हम्म। उन्होंने अभी एक कोर्ट में हलफनामा दिया कि उनकी जो कैपेसिटी है, स्टाफ कैपेसिटी, वो 275 है और वो अच्छा। केवल 40% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। और अभी अंदर के आंकड़े बताते हैं कि वहां पे केवल 67 परमानेंट एम्प्लॉई है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल है। सब संविदा पर है। कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या होता है कि आउटसोर्स एजेंसी से होते हैं, हम्म। समझ रहे हैं आप? तो रोजगार की स्थिति ये है, जब तक आपके पास में कोई एक स्थायी रोजगार ना हो, आप उसको क्या मानेंगे? तो ये सब आंकड़े जो हैं, कोई बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। हिंदुस्तान की खासियत अभी हो गई कि इनको हम्म। कोई फर्क, यानी इससे कोई क्रांति नहीं आ रही है। है क्या कि क्रांति किसी चीज से नहीं आ रही है। आप देखिए ना, जब एसएससी का आंदोलन चल रहा था, बच्चे पिट रहे थे, तो दूसरा वर्ग जो इससे प्रभावित नहीं था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो जो दूसरा वर्ग था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये तो भारत की त्रासदी ही है कि यहाँ पर दूसरे वर्ग अरे को फर्क दिल्ली ही में नहीं भी पिटे पड़ता। हैं, दिल्ली में दिल्ली ही। में भी पिटे एसएससी के हम्म। रामलीला मैदान में। जो सरकार हम्म। रामलीला मैदान पे बाबा रामदेव के आंदोलन को लेकर चुनाव प्रचार में चली गई थी, उसने हम्म। बच्चों को पीटा, अभी पत्रकारों को पीटा। लेकिन इससे किसको, देखिए, हमको समझना आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम झूठ हम्म। के तंत्र पे टिके हुए हैं, हमको झूठी खबरें आ रही हैं, हमें झूठ हम्म। दिखाया जा रहा है, लेकिन तो भी हम्म। सोचते हैं यार हमें मालूम है झूठ है, लेकिन लगता है हम्म। थोड़ा सा और देख लें। तो हम इस बिल्कुल। मानसिक स्थिति में, हमसे मेरा मतलब ये देश क्यों पहुंच गया, क्योंकि ठीक बात है। आज विश्व। विमर्श इस पे होना जी। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। विश्वदीप एक चीज बताइए, आप देखिए ना, हर जगह प्रधानमंत्री जी को ना मंत्र देने की आदत है। जब मागा चलाया उन्होंने, तो भारत ने मंत्र दे दिया मीगा, और उसको बना करके मेगा भी बना दिया उन्होंने। ठीक है। अब आप देखिए कि अब जब उनका सब कुछ फेल हो गया, तब अब वो स्वदेशी मंत्र दे रहे हैं। ये इसी तरीके से है, जब वो कोविड में लोगों की जान नहीं बचा पा रहे थे, कोविड का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो मौतें छिपाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बना रहे थे, अब ये जो है स्वदेशी का मंत्र दे रहे हैं। इनका कोई मंत्र काम नहीं आने वाला है। ठीक है। और ये हम्म। अमेरिका जो है, आप कुछ भी कहें, चीन और रूस और हम्म। कुछ भी बोलता है, लेकिन ये बात सच है। दुनिया की हम्म। महाशक्ति अमेरिका है और दुनिया में हम्म। उसका नियंत्रण है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो तकनीक हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अकादमिक क्षेत्रों में हो, चाहे बाकी सामरिक क्षेत्रों में हो। हम्म। तो ये एक हमारा समाज दौर का एक यथार्थ है। इस यथार्थ के बीच में मोदी जी को क्रेडिट किस बात का जाता है कि अटल जी हम्म। के जमाने से, है ना, भारत और हम्म। अमेरिका के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहे ऐतिहासिक रूप से। हम्म। लेकिन क्लिंटन के टाइम से, जब क्लिंटन वहां का राष्ट्रपति था और यहाँ पे अटल जी थे, 1998-99 के बाद जो कारगिल वॉर हुई थी, उसके बाद हम्म। से लेकर के भारत के रिलेशन इंप्रूव हुए। हाँ। और कारगिल वॉर में क्लिंटन ने एक तरीके से कहा जाए तो एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। एंटी इंडिया रोल तो कम से कम नहीं ही प्ले किया उसने। इसके बाद वहां पे हम्म। जॉर्ज बुश आया और फिर मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह के दौर में अमेरिका के साथ संबंध एक ऊंचाई तक गए। उसके बाद हम्म। ओबामा आया और ओबामा के दौर में भी भारत के संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे रहे। मोदी जी को एक बहुत अच्छी विरासत मिली थी अमेरिका के साथ संबंधों की, अच्छे संबंधों की विरासत मिली थी, जिसका मोदी जी ने शुरुआती दौर में प्रचार भी किया, उसका फायदा भी उठाया। लेकिन चूंकि उनकी थोड़ी समझ छोटी है और उनके अंदर खुद को दिखाने की इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा है, तो सारी जो पॉलिसी फ्रेम है, जो फ्रेम हम्म। एक होता है, किसी भी देश का एक पॉलिसी होती है, उसका एक फ्रेमवर्क होता है, हम्म। उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और उन्होंने उसमें अपने आप को घुसेड़ दिया, उसमें मोदी में बना दिया सारी चीजों को। इन इन चीजों की वजह से क्या हुआ है कि मैं पहले भी शायद हम लोग बात कर चुके हैं कि जो एक स्ट्रक्चरल रिलेशन होता है किसी देश के साथ, एक संस्थागत चीजें जो होती है, संबंध होते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है ये दो दो राष्ट्रों के देशों के बीच में। बीच का संबंध है, दो राष्ट्रों के बीच का संबंध है। बिल्कुल। उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। तो वो सारे हम्म। डायमेंशन जो है, इनके व्यक्तिवाद की वजह से या इनके
महत्वाकांक्षाओं की वजह से, इनके प्रचार की भूख की वजह से वो सारी चीजें टूट गई या उसको डैमेज हुआ। और ये हाउडी मोदी, ट्रम्प और नमस्ते ट्रम्प जैसे इवेंट्स जो है उन्होंने उसमें उसको ठोकर लगाने का काम किया। तो ये तो विरासत थी और विरासत को उन्होंने तोड़ ताड़ करके यहाँ तक पहुंचाया उसको। ट्रम्प जो है पागल है, सनकी है। वो जो है प्यूनिटिव टैरिफ लगा रहा है, दंडात्मक टैरिफ लगा रहा है, जो कि दंडात्मक। गलत बात है ना। बिल्कुल। और यहाँ पे निश्चित रूप से उसकी भारत को छोटा करने के लिए, डाउन करने की, भारत को बर्बाद करने की उसकी मंशा एकदम साफ साफ जाहिर हो रही है। हम्म। वो जिस तरह से पाकिस्तान के साथ गलवैया कर रहा है, वहां की जो आर्मी चीफ है उसको आतंकवादी हमले के बावजूद बुला रहा है अपने यहाँ पे, उसको उसको डिनर करवा रहा है। और चाइना को छोड़ करके इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, जबकि चाइना ज्यादा ऑयल परचेज करता है। ये हाँ, बात भी है। रशियन ऑयल। बिल्कुल, रशियन ये ऑयल बात ज्यादा भी है। परचेज। बिल्कुल। बिल्कुल। ये बात भी है, लेकिन जहां तक बात हम्म। है कि इनकी मोदी जी की, जब ये स्वदेशी का राग अपना रहे हैं, तो हम्म। स्वदेशी में आप क्या करोगे? आपका जो स्वदेशी उद्योग है, धंधे हैं, वो सब चौपट है। आपने हम्म। उसमें हम्म। तकनीक लगाई नहीं, उसमें उसको हम्म। आपने उसको मॉडर्नाइज किया नहीं आपने 11 सालों में। आपने उसमें हम्म। इन्वेस्टमेंट किया नहीं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो हम्म। आपका जो स्वदेशी का राग है वो कहाँ तक जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, वो फेल होगा। मतलब एक तरह से डूम्ड है ये, बिल्कुल इसका फेल होना तय है, आप ये समझिए इसका। पिछले 10-11 सालों में आपका फोकस कहाँ था? आपका फोकस था 370 हटाने में, मुसलमानों को मारने में, मंदिर बनाने में, मस्जिद गिराने में, मतलब बीफ रोकने में, है ना, वो हम्म। एफआईआर करवाने में। तो फोकस ही जब आपका गड़बड़ है, तो आप स्वदेशी हम्म। अपनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई स्वदेशी नहीं अपनाएगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इनमें से कौन कॉल देता है कि डोमिनोज का बाइकआउट करो, कोका कोला का बाइकआउट करो, कॉल दो, फिर देखो क्या होता है। ये बकवास बात है इनकी। कुछ नहीं, सिर्फ भड़काने के लिए। और दूसरी बात, एक चीज और है पंकज जी, आप ये देखिए कि मतलब सबको मालूम था कि 25% टैरिफ तो लगा ही रहा है ट्रम्प कम से कम, और 25% रशिया की वजह से लगा दिया। लेकिन भारत ने कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाया, जबकि महीने 1.5 महीने पहले मुझे लगता है शायद जुलाई में डब्ल्यूटीओ में जाके हमने विरोध दर्ज किया था। और विरोध दर्ज करने के बाद ही कहा था कि हम भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाया। लेकिन आप दूसरी तरफ वहां देखिए, लैटिन अमेरिका के देश, ऊपर देख लीजिए कनाडा, यहाँ देख लीजिए चाइना, इन सब ने काउंटर टैरिफ लगाया। लेकिन भारत को लग रहा था कि हमारी दोस्ती हमारा है और दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए क्या है कि नरेंद्र मोदी को के मन में जो कई कुंठाएं हैं, उसमें से एक कुंठा उसकी थी अमेरिका द्वारा उसका वीजा रिजेक्ट करना। तो हम्म। जो उसकी कुंठा के बाद में जब उसको आमंत्रण मिला, तो जैसे होता है कि कुंठित व्यक्ति जब अचानक गुंठित हो जाता है, तो वो लंपिट की उस श्रेणी में आ जाता है। तो जो आपने बोला कि उसने देशज नीति की जगह निजी संबंध, माय फ्रेंड डोलैंड वगैरह पे आ गए थे वो, है ना। तो हम्म। हमको ये भी जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, और हो सकता है कि अमेरिका के इतिहास में भी पहली बार हुआ हो, कि कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री आकर किसी के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहा हो। भारत में तो किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने ऐसा किया नहीं, और मुझे कभी लगता है नहीं। कि इतना मूर्ख कोई कोई भी नहीं होगा। इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि संबंध इस हद पर खराब हो गए कि हम्म। अमेरिका ने भारत के बनिस्बत पाकिस्तान को तवज्जो देना शुरू कर दिया? आखिर क्या हुआ है? सवाल पूछा इसके जाना पीछे चाहिए। कोई ना कोई तो कारण होगा ना। क्योंकि ये ऑब्वियसली। जो कारण है, ये जो कारण है, आप जान के चले कि कुछ व्यक्तिगत है या कहीं पे कंप्रोमाइज किया हुआ है। लोगों का तो ये भी कहना है कि अडानी का वारंट आज की तारीख तक कन्वे नहीं किया गया है। तो अडानी को केवल बचाने के लिए मोदी जी पूरे देश को अमेरिका की चलती बस के नीचे फेंकने को तैयार है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल ये कहते जान हैं, के और चले उसके बाद न्याय कि विभाग जवाब भी नहीं एक दे ये रहा ना भारत जी। क्यों क्योंकि ये इतना संदिग्ध है। मैंने एक शो में पहले भी बोला था और आज फिर कह रहा हूं कि जब हम्म। आज 32-33 बार हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि मैंने मोदी जी को फोन पे धमकाया कि यदि तुमने युद्ध वापस नहीं लिया तो तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा,
और मैंने तो 24 घंटे का टाइम दिया और उन्होंने 7 घंटे में कर दिया। आज का तारीख तक भारत के हम्म। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका हम्म। के विदेश मंत्रालय के अधिकारी को बुलाकर डिसिडेंट नोट नहीं क्यों दिया नहीं कभी। दिया? बिल्कुल। क्यों नहीं दिया? और सबसे बड़ी चीज है कि भारत की जो विदेश नीति की जो समृद्ध परंपरा है, वो एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने दोराहे नहीं चौराहे पर लाकर खड़ी होती है। हम अचानक रूस के पास चले जाते हैं, हमारी सदियों की मित्रता है। उधर हम क्या करते हैं कि यूक्रेन के आजादी के दिवस पर दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसको यूक्रेन के झंडे के रंग से रात में रंग देते हैं। उधर जिस कारण से राहुल गांधी पे मुकदमा हुआ है, लेकिन मैं फिर वो बात बोल रहा हूँ, जिस चीन ने संतोष बाबू कर्नल सहित हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, जिस चीन ने हमारी दुर्गति कर दी है सीमाई क्षेत्र में अंदर घुसपैठ करके, जो चीन पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके में टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप उस चीन की गोदी में फिर जाके बैठ रहे हैं। अब पता नहीं सुब्रमण्यम स्वामी कितना सच बोलता है कि झूठ बोलता है कि नरेंद्र मोदी का बहुत सारा रिकॉर्ड चीन के पास है, क्योंकि जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो हर महीने वहां चले जाते थे और ये एस जयशंकर वहां पे उस समय राजदूत थे, तो इनके लिए कुछ कुछ व्यवस्थाएं करते थे और चीन सरकार इनका पूरा कुछ माल मटेरियल दबा के रखे हुई है और इसीलिए ये चीन से दबते हैं। मैं पर्सनली आपको बता दूं, मुझसे 4 बार चाइना गया हूं और वहां पर बहुत सारी सरकारी एजेंसीज से आपको सतर्क रहना पड़ता है इन सब मामलों के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, कई चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो चीफ बिल्कुल। मिनिस्टर बन के गए थे, जिनके हाँ हाथ हाँ में बहुत बिल्कुल। सारा बिजनेस था, सब कुछ था, एक एक हम्म। इंडस्ट्रियल स्टेट के, एक समृद्ध स्टेट के गए थे। अब सुब्रमण्यम हम्म। स्वामी क्या कहते हैं? अब ये तो कितना भरोसा किया जाए और कितना नहीं किया जाए, लेकिन ये तो माना जा सकता है कि कहीं जहां पे धुआं उठ रहा है वहां भले ही पूरी आग ना लगी, लेकिन कुछ ना कुछ चिंगारी जरूर है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब जी। दिक्कत ये है ना कि स्वामी जी पर कितना भरोसा किया जाएगा। वो तो कुछ भी बोलते हैं और किसी के भी बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी से लेकर के तमाम लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। नहीं, पर आप मोदी जी पे भरोसा करो फिर। भाई आपको, मोदी जी पर भरोसा कर, ठीक बात है है। ना, विश्व अब दीपक, आपको एक तो चीज देखिए आपकी, ये ना। जो न्यायिक विश्वसनीयता जो है खराब होती जा रही है, मतलब लगातार गिरती जा रही है। आपने देखा होगा खबरों में कि जो एनसीएलटी के जो न्यायिक सदस्य हैं शरद कुमार शर्मा जी, इन्होंने खुद को रिक्यूज कर लिया एक केस से और उन्होंने कहा कि जो हायर जुडिशरी है, जो टॉप एक्लॉन है ऑफ जुडिशरी, उसमें से जो सबसे सम्मानित सदस्य हैं उनमें से किसी एक ने उन पर दबाव डाला था कि आप जो किसी खास पक्ष में हम्म, फैसला दें, और इसको लेकर के वो हट हम्म, गए। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसकी जांच करेगा, लेकिन आप दूसरी तरफ दूसरा मामला भी देखिए। दूसरा मामला है जस्टिस विपुल पंचोली का। हम्म, इनको 56 न्यायाधीशों से आगे बढ़ा करके सीनियोरिटी में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया। जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंट नोट भी लगाया। अब आप देखिए कि इससे विश्वसनीयता घटेगी। एक चीज तो पहले मैं उसमें बता दूं कि इंडिया ने काउंटर टैरिफ क्यों नहीं लगाया है। इसकी एक अच्छा। वजह ये है कि इसकी दो चीजें हैं। एक तो ये है कि शायद इनको उम्मीद है कि नेगोशिएशन के बाद शायद वो कभी आगे चल करके उसको हटा सकता है, तो फर्दर एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते। इसका एक बात ये है। और दूसरा ये है कि काउंटर टैरिफ अगर ये लगाते हैं तो जो हमारे यहाँ जो चीजें वहां से इंपोर्ट हो रही हैं उन पे असर होगा। तो जो हमारे इंपोर्टर्स हैं नुकसान हिंदुस्तान के, हमारे जो लिए चीजें होगा। अमेरिका, है ना, उनके ऊपर इसका प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। और इवेंचुअली फिर वो जो नीचे का जो वर्क फोर्स है उस पर भी बढ़ेगा, इसका दबाव पड़ेगा। तो जो इम्पोर्टर्स हैं उनके ऊपर दबाव ना बढ़े, इस चीज से बचने के लिए सरकार जो है काउंटर टैरिफ नहीं लगा रही है। इसका कारण ये है। ठीक अब है। आते हैं इस पे एनसीएलटी पे। तो देखिए, जुडिशरी। मैं इस पे बहुत ज्यादा, जुडिशरी में बहुत ज्यादा हैरान नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है और मैं जानता हूँ और प्रैक्टिकली यही हमने देखा है कि जुडिशरी में इस तरह के जो दबाव है, पैसे हैं और कॉर्पोरेट्स के साथ उनकी जो साठगांठ है बहुत पुरानी है। और मैं बिल्कुल भी ये इस मिजाज से अगर कोई आदमी न्यायालय में बैठा हुआ है काली कोट पहन के कुर्सी पे तो बहुत पवित्र आदमी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो इतना ही हम्म। भ्रष्ट और अनैतिक हो सकता है बायस्ड। जितना कि कोई, बिल्कुल जितना कोई दूसरा होता है। और हाँ, एक चीज जरूर हुआ है कि इस रिजीम में, मोदी जी के युग में, बहुत ही ओपनली जो है उनके खुलेआम जो है उनके ऊपर दबाव डाला जाने लगा। पहले ये सारी चीजें जो है थोड़ी बहुत
ढक करके छिपा करके या मतलब अन्य तरीके से होती थी। अगर आपको याद हो, गणेश चतुर्थी कल ही था और पिछली बार मोदी जी जो है हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस के यहाँ चले गए थे पूजा करने। तो चंदू के पास, हाँ। हाँ, एक देश का मतलब पॉलिटिकल हेड जो है, प्रधानमंत्री, एग्जीक्यूटिव हेड, जुडिशरी का जो हेड है उसके यहाँ वो गणेश पूजा करने जा रहा है। तो ये क्या मैसेजिंग है? तो मतलब इसमें मैं बहुत ज्यादा हैरान नहीं हूँ। हाँ, जो शरीफ लोग हैं वो ऐसे अपने आप को रिक्यूज करके अपनी रिक्यूज कर आत्मा को लेते हैं, बचाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। पंकज जी, ये बात सही है कि जैसे विश्व दीपक कह रहे हैं कि जुडिशरी में इस किस्म की बातें आती रहती हैं, पर ये सीधे सीधे रिक्यूज कर लेना और ये बोल देना, एक्यूज करना हायर जुडिशरी को, ये तो रेयर दिखता है। उसमें कौन सा रेयर दिखता है? इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। बेला त्रिवेदी को किसी ने फेयरवेल नहीं दिया था। और ये जो गणित है, आप सबसे बड़ी सोचिए, आरएसएस कितना लंबा सोचता है। आरएसएस ने ये सोच के पांचाल को एलिवेट किया कि वो किस जी। तरीके से 2031 में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन पाएगा। उन्होंने गणित लगा रखी है कि यदि खुदा ना खास्ता 2028 में सरकार बदलती तो कौन कौन से केस आएंगे और कौन कौन से ऐसे केस होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में जाएंगे। आप यानी ये तत्काल आपको लग रहा है। फिर जब हमारे चीफ जस्टिस अपने भतीजे का नाम भी कॉलेजियम में डाल देते हैं, भाई सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, एक लेख पढ़ रहा था मैं, राजीव सचान जी का, एडिटोरियल पेज पे दैनिक जागरण में। मेरी उनसे 100% सहमति है। बात ये चल रही थी कि हम उसमें उन्होंने लेख लिखा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास में किसी ऑर्डिनेंस को रोकने का समय सीमा को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोर्ट अपनी समय सीमा तय नहीं करती है। आज के अखबारों पेज में कि एक व्यक्ति की बेल की एप्लीकेशन 46 बार स्थगित की गई। हाँ, उस पर चीफ बिल्कुल। जस्टिस बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आप डेली राइट्स से जुड़े हुए जो मामले हैं, उमर खालिद का, खालिद सैफी का, सफूरा जरगर का, उनको देखो तो 15 से 20 बार, 25 बार तक स्थगन हो चुका है। जज का ट्रांसफर हो जाता है, बोलते हैं फिर नए सिरे से सुनवाई होगी। अभी आपसे जब बात कर रहा था उससे ठीक दौरान में जबलपुर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहा था किसी व्यक्तिगत कारण से। यदि आप उस लाइव प्रोसीडिंग को देखो आपको लगेगा कि जज के पास में समय ही नहीं है। एक हफ्ते के 5 दिन के उसके पास 400 से 450 केस हैं। अब आप बताइए क्या सुनेगा 400 450 केस। कोर्ट रूम जो है ऐसा लगता है सब्जी मंडी है। आप सोचो कि एक जज के पास में, एपेक्स कोर्ट के जज के पास में, एक हफ्ते का जो उसका लिस्टिंग जारी हुआ उसमें 450 केस। एक दिन में कोई जज 50 केस बड़ी मुश्किल से सुन सकता है। जुडिशरी की स्थिति वही हो गई है कि अंडर द टेबल जिनका प्रेशर होता है उनकी सुनवाई हो जाती है। जब लगता है कि बड़े बड़े लोगों की सुनवाई क्यों पहले हो जाती है और गरीब लोगों की 46 बार 3.5-4 साल बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती रहती। ये पूरा तंत्र में को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आप सब पे अविश्वास करो। आपका भरोसा सरकारी ये बात अफसरों से टूट चुका है, आपका बिल्कुल। भरोसा नेताओं से टूट चुका है, अब आपका भरोसा फौज से भी काफी कुछ उठ रहा है क्योंकि झूठ बोलने लगे। अब आपका भरोसा जुडिशरी से उठने लगा। उसके बाद में हम एक ऐसे तंत्र में आ जाएं कि जहां पर केवल आपका भरोसा नरेंद्र मोदी पे रहे क्योंकि वो 5 किलो अनाज देता है। 5 किलो अनाज से जुड़ी कल की मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे पाए गए हैं 5 किलो अनाज वाली लिस्ट में जो फर्जी है। हजार एक लोग तो ऐसे जिनकी उम्र 130 साल भी हो गई है। ये अकेले दिल्ली का मॉडल है। तो आप सोचिए देश में क्या हो रहा होगा। मतलब दिल्ली में फर्जी जहाँ लोगों पे की लाइन तकनीक लगी है, हुई है। इंटरनेट, बिल्कुल। यानी आप, ये फर्जी लोग हैं कि नहीं है कि इनके नाम पर पूरा अनाज निकल रहा है। लेकिन ये कि भारत भाग की विद्याता, हमको केवल भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं, हमको केवल मोदी जी पे भरोसा है या हमको केवल योगी जी पे भरोसा है। हाँ, नए हैं। ये जो जो व्यक्ति पूजा, व्यक्ति केंद्रित राजनीति की जो शुरुआत हो चुकी है, ये
जानबूझ करके पूरे तंत्रों के प्रति इतनी निराशा पैदा कर रही है, जिससे कि आम लोगों को लगे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। बिल्कुल, इससे संबंधित एक खबर है पंकज जी, आप ये जो आप अविश्वास कह रहे हैं इसी से संबंधित है। आपने आपने देखा होगा कि गुजरात की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ ऐसी एनोनिमस जिनके नाम तक किसी ने आज तक नहीं सुने, उनको 2019 से 2023-24 के बीच में 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। 4300 करोड़ 4,100 रुपए। करोड़। और जो इलेक्शन रिपोर्ट है वो कहती है उन्होंने 39 लाख रुपए खर्च किया है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट कह रही है कि उन्होंने 3500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। जिन पार्टीज का कोई नाम नहीं जानता है, जो पार्टी मुझे मालूम नहीं कि वो उन्होंने राज्य में किस केवल स्तर आज पर रजिस्टर्ड है, इतना उन्होंने चंदा आज क्यों देगा? तक केवल 55 उम्मीदवार खड़े किए हैं, ये भी जोड़ दीजिए पिछले 10 साल में। और इतना पैसा खर्च कर तो दिया। भाई ये सब गुजरात के लाल हैं। मनी ड्रेन किस प्रकार से हो रही है भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड में सीधे सीधे बेईमानी पकड़ी गई, और फिर कोई राजनीतिक दल ने उसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई मैं बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, पीएम केयर फंड के नाम पर उन्होंने कहाँ पैसा गायब कर दिया नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन आम आदमी हमारे साथ ही नहीं है, उसको कोई वास्ता नहीं है इन सब चीजों से। बिल्कुल। आप आम समझे कि आदमी को कोई हमको बात नहीं। उन्होंने उन्होंने हमको, आज टमाटर 100 रुपए हो गए, इसकी न्यूज खूब जोर शोर से होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप सुबह से इस तनाव को लेकर घूमते रहोगे, टमाटर 100 रुपए किलो का है। आप ये भूल जाओगे पीएम केयर फंड के नाम पे जो पैसा खा लिया था, उसको यदि पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता तो टैक्सेशन की मार कम होती, फूड आइटम सस्ते होते। फ्यूल भाई प्राइसेस कम लोगों होते। को ये गणित नहीं मालूम पड़ रहा है। वो सोचते हैं कि मैंने एक दरोगा को रिश्वत दे दी तो मेरी सेहत पे क्या अंतर पड़ा, या देश की सेहत पे क्या अंतर पड़ा। हम उसी सोच पे अभी चल रहे हैं। अभी तक हम इकोनॉमिक्स का जो सर्किल है वो नहीं बता पा रहे कि ब्लैक मनी जब मार्केट में आती है तो किस तरीके से जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन खरीदार है, जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, उनकी लाइफ को कैसा असर करती है। बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं। और जो ये अभी जिस घटना पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उससे पता चलता है कि ना सिर्फ इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और बुरी तरीके से भारत का जो पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है। आप सोचिए 4300 करोड़ रुपए अगर कहीं फनल होकर के जा रहा है तो वो कहाँ खर्च किया जा रहा होगा? देखिए होता क्या है कि जैसे कि मैं चूंकि चुनाव को बहुत करीब से देखता रहा हूँ, हर जी। उम्मीदवार पहले 2-4 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करवा देता था। हम्म। अब निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करने का मतलब ये होता था कि जैसे कि मुझको केवल मेरे बजट में 10 गाड़ी लगा चुका करता हूँ, तो निर्दलीय हम्म। उम्मीदवारों के बजट से भी 10-10 गाड़ी लग जाती थी, मेरी 30 खड़ी हो जाती थी। झंडा उनका हम्म। होता था, प्रचार हमारा होता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि आप उतने बूथ पे अपने आदमी बिठा सकते हो, उतना काउंटिंग में आप उतने आदमी बिठा सकते हो, उतनी हम वोटर लिस्ट अलग अलग नाम से दे सकते हैं। तो ये फायदे के लिए हर कैंडिडेट 2-3 डमी को खड़ा करता रहा है, और उसकी जो फंडिंग और बजटिंग है वो इसी तरीके से होती रही है। तो लेकिन इसके अंदर तो क्या है कि राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड किया गया, उनके नाम चंदा दिखाया गया, और फिर वो चंदा ड्रेन हो गया। इलेक्शन जो है ना? कमीशन ऑफ इंडिया को कम से कम इसकी जांच तो करनी चाहिए ना पंकज जी, इसकी जांच होनी ही चाहिए कम से बिल्कुल। कम ना? आपको ऐसी जांच कराना हो उसकी तो आप हलफनामा दो, है ना? सही बात है। बिल्कुल। एक खबर और है पंकज जी, वैष्णो देवी वाली, जिसमें आप सबने देखा ही है कि तवी नदी पर जो बाढ़ आई बादल फटने की वजह से, त्रिकुटी और त्रिकुटी पर्वत उसकी पे। हाँ उसकी वजह से क्या हुआ, लगभग 41 लोग, 40 से अधिक लोग मर चुके हैं। खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये पूछ रहे हैं कि जब आपको पता था कि कैलेमिटी वार्निंग है तो आपने यात्रा रोकी क्यों नहीं? पहले से मालूम था कि कैलेमिटी वार्निंग है, आपको यात्रा रोक देना चाहिए। और किसी कोई एक जगह नहीं है, पुराने भी कई एग्जाम्पल हैं, चाहे आपका अमरनाथ का एग्जाम्पल हो, चाहे और भी अन्य का एग्जाम्पल है, वैष्णो देवी का भी पुराना एग्जाम्पल है, जहां पर इसी तरीके की कैलेमिटी आई है। जब वार्निंग थी तो 1-2 दिन के लिए यात्रा रोक देना चाहिए था, यात्रा नहीं रोकी। देखिए क्या है कि धार्मिक यात्राएं स्पेशली पहाड़ों की, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी को, वो एक राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन चुकी है, केवल बताने के लिए कि देखो भारतीय जनता पार्टी ने जो हम्म। हमारे तीर्थ यात्री हैं उनके लिए हम्म। कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और इसी के कारण जब आपको मालूम था कि अभी अभी किश्तवाड़ के पास में बड़ा बादल फटा है, हम्म। और
ऊपर से लो प्रेशर बना हुआ है। कश्मीर में इस बार बहुत देर तक, जुलाई के आखिरी हफ्ते तक तीखी गर्मी पड़ती रही। तो देखिए क्या होता है कि जब हिमाचल के इलाकों में, खासकर पश्चिमी हिमाचल में जब तीखी गर्मी पड़ती है, तो उसके बाद में प्रेसिपिटेशन की संभावनाएं थोड़ी सी लेट होती है, और ये जो दबाव बनता है नीचे से तीखी गर्मी के बाद में, वाष्प जब ऊपर उठती है, तो उसके बाद में बड़े बादलों के फटने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि जो थोड़ा भी विज्ञान पढ़ते हैं, निश्चित ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी जानता था कि इस बार बादल फटने की घटनाएं 15 सितंबर तक भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी और बात वहां पर नहीं। बाकायदा वार्निंग थी। वार्निंग थी, वही बात है। और एक और बात जो है पंकज जी, जो हम लोगों का उद्देश्य भी है, वो ये कि अखबारों ने उमर अब्दुल्ला के बयान को छापा नहीं। कम से कम 2-3 हिंदी के अखबार है मेरे सामने, अंग्रेजी का अखबार है, जिसमें उमर अब्दुल्ला के बयान को ही नहीं छापा है कि जब आपके सामने कैलेमिटी वार्निंग थी तो आपने आखिरकार क्यों यात्रा नहीं रोकी। अखबारों को आप ले हिंदी और जी अंग्रेजी के अखबार बात कर रहे हैं, मैं जी कश्मीर ऑब्जर्वर देख के चुका हूँ, हम्म उसमें भी नहीं है। और बोलिए। बताए, बहुत सुंदर है ये। ऐसी ही एक खबर और है पंकज जी। पटना में क्लास 5th की एक लड़की जो है वो बाथरूम में जली हुई पाई गई। बच्ची है क्लास 5th में चली हुई पढ़ने पाई वाली। गई, हाँ, वो दुर्भाग्य। जली हुई पाई गई, मर गई वो बच्ची। पुलिस ने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि ऐसा लग रहा है कि उसने खुद आग लगा ली। मतलब खुद वो केरोसिन खरीद खुद के ले, लाई, क्योंकि हाँ। केरोसिन मार्केट में मिलता नहीं है। तो केरोसिन वो खरीद के लाई और उसने बाथरूम में जाकर खुद को आग लगा दी। इससे भी ज्यादा ताज्जुब करने वाली बात यह है कि अखबार ने कंटेस्ट ही नहीं किया पुलिस का जो ये स्टेटमेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, डिट्टो वही लिख दिया। एक भी बार ये नहीं लिखा कि पुलिस को संदेह करना चाहिए। ना अखबार ने संदेह किया, ना पुलिस ने संदेह किया। ये किसके पास समय है? समय भी नहीं है ना। समय नहीं तो लेकिन अखबार आज छपाई। आज सब अखबारों ने अब छाप दिया है कि हम्म 3 पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे आए हैं। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से निकल रही थी, तो दिल्ली पे अचानक कोविड का हमला हो गया था, हम्म याद है ना आपको? तो अब बिल्कुल याद पटना है, के अच्छे से याद आसपास पाकिस्तानी आतंकवादी घुसड़ दिए गए हैं। ये केवल इसलिए किया जा रहा है कि है। लोग थोड़े भयभीत हों, लोग आना जाना बंद कर दे, कहीं पाकिस्तानी आतंकवादी आके बम ना फोड़ दे, इसलिए भीड़ ना जोड़े। तो भीड़ में। उन पूरा मीडिया का ध्यान इस तरीके की खबरों में है, हम्म मैनिपुलेशन ऑफ न्यूज। इतना कर रहे हैं तब भी वोटर अधिकार यात्रा की कोई कवरेज नहीं हो रही। कम से कम यहाँ तो नहीं, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि वहां के लोकल अखबारों में हो रही है, पर यहाँ नहीं हो रही है। इसकी कवरेज यहाँ पे यहाँ नहीं नहीं है। है, नहीं है, नहीं है, हम्म, नहीं है, यहाँ नहीं, की कवरेज। बिल्कुल नहीं है। ये भी कहीं कवरेज में नहीं बताया गया है अच्छे से कि जो एसआईआर लागू किया गया उसमें जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, नाम उसमें काट। से सबसे ज्यादा नाम कटे हैं पटना, मधुबनी और ईस्ट चंपारण में। पटना में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की हालत बहुत खराब थी। मधुबनी में भी हालत खराब थी, ऑल्दो वो जीते थे मेजोरिटी ऑफ सीट्स, लेकिन मार्जिन उनका कम था। ईस्ट चंपारण के बारे बहुत में भी कम था, लगभग यही 500 था। से कम है। हाँ, 500 से कम था। और इन तीनों मिलाकर के, इन तीनों जगहों को मिलाकर के लगभग 11 लाख लोगों के वोट कटे हैं अकेले। यस। ठीक है पंकज जी, आज की बातचीत